नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संगम युग के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संगम युग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संगम युग। संगम युग के बारे में जो है दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। दोस्तों कल की क्लास की यदि बात करते हैं तो कल की क्लास में जो है हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसको ये छोटा सा टॉपिक है तो हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हम संगम युग के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं हम कल का टॉपिक। कल के टॉपिक की यदि बात की जाए तो कल का टॉपिक था हमारा दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष। लिखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। अब त्रिपक्षीय संघर्ष की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किस लिए हुआ था और किन के बीच जो है हुआ था। तो ये कन्नौज के लिए हुआ था। किसके लिए दोस्तों? कन्नौज के लिए जो है हुआ था। अब दोस्तों पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेंगे और इसके बाद जो है एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो पहले हम इसकी सारी थ्योरी को जो है लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद यशोवर्मन ने कन्नौज की सत्ता संभाली थी। सत्ता संभाली। यशोवर्मन कुशल एवं विद्वान शासक था। यशोवर्मन कुशल एवं विद्वान शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यशोवर्मन के दरबारी। यशोवर्मन के दरबारी कौन थे? भवभूति थे। भवभूति की यदि बात की जाए तो ये कौन थे? प्रसिद्ध नाटककार थे। अब इनके कुछ नाटक हैं तो कौन कौन से इनके नाटक हैं लिख लेते हैं दोस्तों। मालती माधव और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर रामचरित हो गया और साथ ही महावीर चरित। ये तीनों जो है किसके नाटक हैं? ये तीनों नाटक हैं किसके? भवभूति के नाटक है जो कि यशोवर्मन के दरबारी थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यशोवर्मन की मृत्यु के बाद। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन महाशक्तियों कौन कौन सी तीन महाशक्ति थी? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच जो है संघर्ष हुआ। राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष हुआ था।
हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन तीनों के बीच जो है संघर्ष हुआ। अब लिखेंगे यानी त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर शक्तिहीन शासक यानी कमजोर आयुधबंद शासकों का शासन था। लिखेंगे त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर शक्तिहीन या कमजोर आयुध शासकों का शासन था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इस समय जो है ये आयुध वंश के शासकों का शासन था। तो शासकों की तरफ से कौन था? तो शासक था इंद्रायुध। तो शासक कौन था दोस्तों? इंद्रायुध था। इंद्रायुध याद रखें दोस्तों, इंद्रायुध था। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष जो है 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष की यदि बात की जाए तो 8वीं शताब्दी में जो है शुरू हुआ था। 8वीं शताब्दी के अंत से शुरू होकर लगभग 150 से 200 वर्षों तक चला था। 200 वर्षों तक चला था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में अंत में कन्नौज पर किसका शासन आया था। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष में यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में अंत में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों की विजय रही। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को जीत लिया और इसे प्रतिहारों की स्थायी राजधानी जो है बनाया था। लिखेंगे दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को जीत लिया। कन्नौज को जो है जीत लिया और इसे प्रतिहारों की स्थायी राजधानी बनाया। स्थायी राजधानी बनाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रथम चरण की यदि बात की जाए तो वत्सराज ध्रुव और धर्मपाल के साथ शुरू हुआ। धर्मपाल के साथ शुरू हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
अब इसको जो है ये हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक हो गया ये दोस्तों कंप्लीट। तो अब इसको पहले अच्छे से समझेंगे और उसके बाद जो हम अपना नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो अब इसको समझ लेते हैं सारे पॉइंटों को एक एक करके। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये किसके लिए हुआ था। ये हुआ था दोस्तों कन्नौज के लिए। अब कन्नौज के लिए क्यों हुआ था, क्योंकि जब पहले कन्नौज पर किसका अधिकार था, हर्षवर्धन का अधिकार था। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो कन्नौज पर जो है किसका अधिकार हो गया था, यशोवर्मन का अधिकार हो गया था। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद जो है कन्नौज पर आयुध वंश के शासकों का शासन जो है आ गया था। लेकिन आयुध वंश जो है ये कमज़ोर शासक थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है हुआ था। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्षों के बाद जो है यशोवर्मन ने जो है कन्नौज की सत्ता जो है संभाली। और यशोवर्मन जो है कुशल एवं विद्वान शासक था। साथ ही यशोवर्मन के दरबारी कौन थे, भवभूति थे, जो कि एक प्रसिद्ध नाटककार थे। तो इनके नाटक कौन कौन से, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये तीनों नाटक किसके हैं, भवभूति के हैं, जो कि यशोवर्मन के दरबारी थे। अब यशोवर्मन की मृत्यु के बाद जो है कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन महाशक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच जो है संघर्ष हुआ था। यानी जब यशोवर्मन जो एक शक्तिशाली शासक था, जब इसकी मृत्यु हो गई तो कन्नौज को लेकर जो है तीन महाशक्तियों में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो है हुआ था। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के समय जो है कन्नौज पर एक शक्तिहीन यानी कमजोर आयुध शासकों का शासन था। और आयुध शासकों की तरफ से कौन सा शासक था इस समय जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो इंदिरा युद्ध था। कौन था दोस्तों, इंदिरा युद्ध था। और इंदिरा युद्ध जो है कमजोर शासक था, तो इसी बात का फायदा उठा रहे थे ये तीनों महाशक्तियाँ। और इसको हराने के बाद जो है तीनों महाशक्तियाँ जो हैं कन्नौज पर अपना अपना अधिकार जो है करना चाह रहे थे, इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है हुआ था। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है 8वीं शताब्दी के अंत से शुरू होकर लगभग 150 से 200 वर्षों तक जो है चला था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है कितने वर्षों तक चला था, 150 से 200 वर्षों तक जो है चला था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में अंत में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार जो है हो गया था। यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसमें जो है अंत में जीत किसकी हुई थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो है जीत हुई थी, किस पर, कन्नौज पर। और गुर्जर प्रतिहार वंशों की तरफ से जो है किस शासक ने जो है कन्नौज पर अंत में अधिकार कर लिया था, तो नागभट्ट सेकंड ने जो है कन्नौज को जीत लिया और इसे गुर्जर प्रतिहारों की जो है स्थायी राजधानी जो है बनाया गया था। किसके द्वारा, नागभट्ट सेकंड के द्वारा। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण, यानी जब त्रिपक्षीय संघर्ष जो है शुरू हुआ था तो पाल वंश की तरफ से कौन थे, गुर्जर प्रतिहार की वंश की तरफ से कौन थे और राष्ट्रकूटों की वंश की तरफ से कौन थे। तो वत्सराज जो है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार की तरफ से थे, ध्रुव की बात की जाए तो राष्ट्रकूटों की तरफ से, और धर्मपाल जो है पाल वंश की तरफ से थे। यानी ये तीन वह शासक हैं जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष के शुरू में जो है इन्होंने भाग लिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अंत में त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी जीत हुई थी, गुर्जर प्रतिहार वंशों की जो है जीत हुई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको त्रिपक्षीय संघर्ष अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम आज का अपना टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं, लिखेंगे दोस्तों संगम युग के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों संगम युग। संगम युग, ये हमारा आज का टॉपिक जो है शुरू होता है संगम युग। अब दोस्तों संगम युग की यदि बात की जाए तो संगम युग में क्या पता लगता है, तो ये ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम युग जो है कहते हैं। संगम की यदि बात की जाए तो दोस्तों संगम, गोष्ठी और परिषद, तो इन तीनों का अर्थ होता है सभा, जिसमें जो है कवि और विद्वान जो है भाग लेते हैं। और ये कहाँ के कवि और विद्वान भाग लेते हैं इस सभा या संगम में, तो तमिल के कवि जो है भाग लेते हैं, क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास को जो है इसमें बताया गया है संगम युग में। तो अब पहले दोस्तों इनकी हम थ्योरी लिख लेते हैं और इसके बाद जो है हम अच्छे से इनको समझेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखेंगे दोस्तों। यानी ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में, युग के प्रारंभ में, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध
दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है से ज्ञात होता है उसे संगम युग कहते हैं। उसे संगम युग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जो है संगम युग कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संगम, गोष्ठी और परिषद का अर्थ क्या होता है। लिखेंगे दोस्तों संगम, गोष्ठी और परिषद। तो ये तीनों का अर्थ होता है दोस्तों सभा। याद रखें दोस्तों सभा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस सभा या परिषद में भाग कौन लेता है, जिसमें कवि और विद्वान भाग लेते हैं। विद्वान भाग लेते हैं और ये कवि और विद्वान जो है कहाँ के हैं? तमिल के। याद रखें दोस्तों तमिल के हैं। कहाँ के दोस्तों? तमिल के हैं, जो कि इस सभा में जो है भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद जो है किसी विशेष मुद्दे पर जो है यहाँ पे चर्चा जो है की जाती है। तो इसके बारे में जो है यहाँ पे बात की जाती है। अब दोस्तों पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे के जो भी पॉइंट है इनको हम लिख लेंगे और इसके बाद जो है अच्छे से फिर इनका रिवाइज जो है करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोस्तों, तो अब इनको पहले समझ लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी संगम युग की यदि बात की जाए तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में जो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास है हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसी को संगम युग जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? संगम युग जो है कहा जाता है। तो संगम युग से हमें किसके बारे में? दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास के बारे में जानकारी जो है मिलती है। अब दोस्तों संगम की यदि बात की जाए तो संगम, गोष्ठी या परिषद ये होता क्या है? इन तीनों का अर्थ है सभा। इस सभा में जो है कौन कौन भाग लेते हैं? तो इस सभा में कवि और विद्वान जो है भाग लेते हैं, जो कि इनके द्वारा जो है किसी विशेष मुद्दे पर जो है चर्चा की जाती है। और ये कवि एवं विद्वान जो है कहाँ के होते हैं? ये तमिल के होते हैं। याद रखें दोस्तों, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो कवि और विद्वान जो है कहाँ के भाग लेंगे? तमिल के। याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संगम काल के बारे में विवरण देने वाले स्रोत कौन कौन से। जो संगम काल है इसके बारे में विवरण देने वाले स्रोत कौन कौन से? अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य एवं चेर के बारे में बताया गया है। साथ ही कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। तो इन सभी के बारे में हम लिख लेते हैं सारे पॉइंटों को, और इसके बाद जो हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों, यानी संगम काल के बारे में विवरण देने वाले स्रोत। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले स्रोत। विवरण देने वाले स्रोत। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले स्रोत की यदि बात की जाए तो कौन कौन से हैं? तो अब इनको एक एक करके यहाँ पे हम पहले लिखते हैं और उसके बाद जो है इनको एक एक करके समझेंगे। लिखेंगे दोस्तों अशोक के शिलालेखों में या अशोक के अभिलेखों में चोल, पांडे एवं चेर के बारे में बताया गया। चेर के बारे में बताया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो कलिंग शासक कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख हाथी गुम्फा शिलालेख लिख लेते हैं दोस्तों। हाथी गुम्फा शिलालेख
शिलालेख में तमिल राज्यों का राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों खारवेल की यदि बात की जाए तो ये किस वंश का था और ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस भाषा में जारी कराया गया था, तो इसका आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 8वीं सदी में इरैयानार अगोप्पा रूल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन जो है किया गया है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों 8वीं सदी में इरैयानार अगप्पो रूल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। तो ये तीन कौन कौन से संगम है, तो इनके बारे में अब यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित जो है किए गए, जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा जो है दी गई है। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों, यानी पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल तीन संगम आयोजित किए गए जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा दी गई है, दी गई है। अब दोस्तों इन संगम साहित्य से जो है जानकारी मिलती है। तो जो संगम साहित्य है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? चोल चेर पांड्य वंश के बारे में, चोल चेर पांड्य के बारे में याद रखें दोस्तों, पांड्य वंश के बारे में जो है जानकारी जो है मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों संगम साहित्य के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से 3 संगम साहित्य हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे। संगम साहित्य के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहला संगम साहित्य कौन सा है, तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी मदरई की यदि बात की जाए, मदरई साहित्य, तो इसके अध्यक्ष कौन है? अगस्त्य, याद रखेंगे दोस्तों, अगस्त्य ऋषि की यदि बात की जाए तो ये अगस्त्य ऋषि जो है इसके अध्यक्ष थे पहले संगम साहित्य के। और इसके जो है कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कोई भी ग्रंथ जो है दोस्तों उपलब्ध नहीं है। अब दूसरे की यदि बात की जाए, दूसरा है दोस्तों कपाटपुरम, कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में, कपाटपुरम में कहाँ पे दोस्तों? कपाटपुरम में जो है हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? अगस्त्य ऋषि जो है ये इसके अध्यक्ष हैं दूसरे संगम साहित्य के भी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तोलकाप्यम, एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है, लिखेंगे दोस्तों इसको, तोलकाप्यम, तोलकाप्यम।
तोल्काप्यम, तोल्काप्यम, तोल्काप्यम की यदि बात की जाए तो एकमात्र उपलब्ध, एकमात्र उपलब्ध, एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य, प्राचीनतम साहित्य, एकमात्र प्राचीनतम साहित्य है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और तीसरे की यदि बात की जाए, तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा है उत्तरी मदरई, तीसरा है उत्तरी मदरई में जो है हुआ था। याद रखें दोस्तों, तीसरा उत्तरी मदरई में जो है हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? नक्कीर, नक्कीर, याद रखें दोस्तों, नक्कीरर। तो ये जो है अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके भी जो है अधिकांश ग्रंथ जो है नष्ट हो गए हैं। लिखेंगे इसके भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए। याद रखें दोस्तों, हो गए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों पहले हम इनको अब समझ लेते हैं, फिर आगे की यहाँ पे हम चर्चा जो है करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संगम काल के बारे में विवरण देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। यानी अशोक के शिलालेख या अभिलेखों में जो है दोस्तों चेल यानी चोल, पांडे एवं चेर के बारे में जो है बताया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कलिंग शासक खारवेल, कलिंग का शासक है खारवेल, इसने एक हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, एक शिलालेख जो है जारी कराया था, जो कि तमिल राज्यों के बारे में इसमें उल्लेख जो है मिलता है। तो ये आपको कमेंट में बताना है खारवेल जो है कहाँ का शासक था, कलिंग का किस वंश से संबंधित था, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस भाषा में जो है जारी कराया गया था। साथ ही 8वीं सदी में जो है इरेयानार और अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन जो है किया गया है। तो 3 संगम कौन कौन से हैं इनके बारे में जानेंगे। पांडेय शासकों के, यानी जो पांडेय शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम जो है आयोजित किए गए, जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य जो है कहा गया। क्या? संगम साहित्य कहा गया, जिनमें जानकारी मिलती है चोल, चेर, पांडेय की। अब संगम साहित्य की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो कौन कौन से 3 ये संगम साहित्य हैं। पहला हुआ था दोस्तों मदुरई में, जिसके अध्यक्ष हैं अगस्त्य ऋषि। कोई भी ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं हुआ है पहले संगम साहित्य का, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। यहाँ से जो है दोस्तों तोल्काप्यम एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य जो है यहाँ से मिला है दूसरे संगम साहित्य से। तीसरा कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हैं नक्कीरर। याद रखें दोस्तों, नक्कीरर। इसके भी जो है अधिकांश ग्रंथ जो है नष्ट हो गए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा हुआ है, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ही जो है बचा है, तो इसको हम कल की क्लास में जो है ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।